राधे कृष्णा दोस्तों आज हम एंशियंट हिस्ट्री के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है महाजनपद। महाजनपद से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हमें प्री एग्ज़ाम्स में या मेंस में दिख जाते हैं। प्री में अक्सर करके हमसे राजधानियाँ पूछ ली जाती हैं, उनसे संबंधित गवर्नेंस पूछ लिए जाते हैं या उनकी स्पेशलिटी पूछ ली जाती है, और मेंस में पूरा एक नोट भी लिखने को आ जाता है। तो हम यहाँ पे महाजनपद को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो आइए शुरुआत करते हैं महाजनपद से। 6वीं ईसा पूर्व में जब भारत के छोटे छोटे कई हिस्से हो रहे थे, अपने अपने टुकड़ों को संभालने के लिए राजा अपने हिस्सों को शासन में ले रहे थे, शासित कर रहे थे। उनमें से कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे, कुछ ऐसे राज्य भी थे जो बहुत शक्तिशाली राज्यों के रूप में उभर रहे थे। यही शक्तिशाली राज्य आगे चलकर महाजनपद कहलाए। ये संख्या में 16 थे। ये माना जाता है कि इनका वर्णन जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य में और कई व्याकरणों में भी इनका वर्णन मिलता है। बहुत सी व्याकरणों में ये लिखा भी है, यह इसमें बताया भी गया है कि इन महाजनपदों में एक जैसा शासन नहीं चलता था। कुछ राज्य ऐसे थे, कुछ जनपद ऐसे थे जहाँ पे गणतंत्र था, और कुछ राज्य ऐसे थे जहाँ पे राजतंत्र था। अब ये बताने की ज़रूरत हमें शायद नहीं है कि राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। फिर भी एक छोटी सी बात इसमें रख देते हैं। राजतंत्र जिसमें किसी राजा का शासन हो, और गणतंत्र जिसमें किसी व्यक्तियों के समूह या दल द्वारा शासन किया जाता हो। जो गणतंत्र वाले राज्य हैं वो कुरु, कंबोज, वज्जी और मल को माने जाते थे। तो आइए हम इन्हीं 16 राज्यों के बारे में चर्चा करते हैं और उनकी राजधानियों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो जनपद था, जो महाजनपद था, वो था मगध महाजनपद। मगध महाजनपद जिसकी राजधानी राजगृह या पाटलिपुत्र थी। अब के समय में हम बात करें पाटलिपुत्र तो हम पटना ही बोलते हैं, जो कि बिहार में है। उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। उसमें जो शासन चलता था वो मोनार्की सिस्टम यानी कि राजतंत्र चलता था, और उसमें जो आकर्षण का जो केंद्र था वो था मौर्य साम्राज्य और नंद साम्राज्य, यानी कि मौर्य डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी। मगध साम्राज्य को शक्तिशाली महाजनपद के रूप में, जैसे कि चर्चा अभी हम कर ही चुके हैं, तो मौर्य साम्राज्य की वजह से ही मगध साम्राज्य शक्तिशाली महाजनपदों में से एक था। फिर उसके बाद दूसरा हमारा महाजनपद है काशी महाजनपद। काशी महाजनपद की जो राजधानी थी वो वाराणसी थी। अब की अगर हम लोकेशन की बात करें तो अब का बनारस, जो कि यूपी में है। उसमें जो शासन चलता था वो भी राजतंत्र था, और उसका जो आकर्षण का केंद्र था वो उसकी धार्मिक और आर्थिक स्थिति की वजह से या आर्थिक पोजीशन की वजह से वो आकर्षण का केंद्र था। तीसरा जो महाजनपद था वो था अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी या माहिष्मती थी। अब की लोकेशन के हिसाब से हम बात करें तो वो एमपी का मालवा क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश का जो मालवा रीजन है वो उस समय की उज्जैनी और माहिष्मती के नाम से जानी जाती थी। इसमें जो शासन व्यवस्था थी वो भी राजतंत्र थी, और इसमें जो आकर्षण का केंद्र माना जाता था वो ट्रेड को, बुद्धिज्म को माना जाता था। और ये
मगध के बाद का दूसरा सबसे पावरफुल महाजनपद था। उसके बाद जो चौथा हमारा महाजनपद है वो है गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला को माना जाता है, यानी कि जो गांधार महाजनपद था उसकी राजधानी तक्षशिला मानी जाती थी, जो कि अब के लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो वो पेशावर पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता है। उसमें शासन व्यवस्था राजतंत्र थी और उसका जो आकर्षण का केंद्र था वो बुद्धिज़्म की जो ओरिजिन प्लेस था उसकी वजह से वहाँ का आकर्षण का केंद्र बना था। फिर अगला हमारा जो जनपद है, महाजनपद था, जो कि पांचवा महाजनपद था, वो था कंबोज। अब के समय में हम देखें तो कश्मीर का हिस्सा जो लगता है, जिसमें राजौरी, पुंछ ये सब हमारे आ जाते हैं, और कुछ हिस्सा उसमें पाकिस्तान का भी लगता है, तो वो कंबोज क्षेत्र में लगता है। उसमें जो शासन व्यवस्था थी वो गणतंत्र थी, और इसमें जो आकर्षण का केंद्र माना जाता है वो घोड़े माने जाते हैं, यानी कि जो कंबोज था वो घोड़ों के लिए मशहूर था। फिर उसके बाद में जो हमारा छठा महाजनपद था वो था वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली को माना जाता था। अब की लोकेशन के हिसाब से देखें तो पश्चिमी बिहार का हिस्सा उसमें शामिल होता है। उसमें भी जो शासन व्यवस्था थी वो गणतंत्र थी, यानी कि लोगों के समूह या दलों के द्वारा वहाँ शासन चलता था, और वहाँ का जो आकर्षण का केंद्र था वो लिच्छवी था। उसके बाद हमारा जो सातवां महाजनपद है वो है मल्ल महाजनपद, जिसकी राजधानी कुशीनगर थी। कुशीनगर जो कि अब के देवरिया क्षेत्र जो कि यूपी में पड़ता है वो इसमें शामिल है। इसकी जो शासन व्यवस्था थी वो भी गणतंत्र थी, और इसका जो केंद्र बिंदु था वो बुद्धास के जो महापरिनिर्वाण जो किया था बुद्ध के, वो क्षेत्र की वजह से उसको हाईलाइट मिलती है, यानी कि आकर्षण का केंद्र बनता है। उसके बाद आठवां जो हमारा महाजनपद है वो है आशमक, जिसे हम अशक भी बोलते हैं। उसकी राजधानी पोतना या पैठान थी। पैठान अब के क्षेत्र की बात करें तो वो गोदावरी नदी के तट महाराष्ट्र में लगता है। उसमें भी शासन व्यवस्था राजतंत्र थी। उसका जो केंद्र बिंदु था, या कह सकते हैं कि जो उसका जो आकर्षण का जो केंद्र बना वो ये था कि ये साउथ इंडिया में पहला महाजनपद के रूप में इसको माना जाता था, जो कि मध्य पर्वत के मध्य में पड़ता था, यानी कि विंध्याचल पर्वत के ये मध्य में पड़ता था। इसके बाद में जो हमारा अगला महाजनपद है वो है अंग जनपद, जिसकी राजधानी चंपा, या अब के समय में हम देखें तो भागलपुर जो कि बिहार में पड़ती है। फिर उसके बाद हमारा 10वां जो महाजनपद था वो था शूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी। 11वां पांचाल, जिसकी राजधानी अहिछत्र या काम्पिल्य थी। फिर उसके बाद कुरु की राजधानी इंद्रवस्ती या अयोध्या थी। फिर हमारे पास जो महाजनपद थे वो थे मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, और फिर थे चेदी की राजधानी सुक्तिमती थी, और फिर आखिर में हमारे पास थे कौशल और वत्स। ये इस तरीके से हमारे 16 जनपद थे, और 16 जनपद हमारे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, या कभी कभी हमारे एक शॉर्ट नोट्स में ये मेंस एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा महाजनपद का छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमारी समाप्त होती है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।